नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा क्रांतिकारी नेता की जिसने कभी ये कहा था कि कभी वो दिन भी आएगा जब हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ज़मीं होगी और अपना आसमान होगा। साथियों, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। जैसा कि आप लोगों को पता है, भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस में उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है और जैसे ही फांसी की सज़ा की खबर उनकी माँ सुनती हैं, माता विद्यावती, तो वो दौड़ी हुई लाहौर सेंट्रल जेल में उनसे मिलने के लिए आती हैं और अंग्रेजी प्रशासन ने साफ मिलने से मना कर दिया। लेकिन साथियों, आपको बता दूं, उस समय लाहौर सेंट्रल जेल का जेलर था, उसका नाम था वार्डन चरत सिंह। तो चरत सिंह चूंकि इंडियन था और पंजाबी था, तो उसने किसी भी तरीके से भगत सिंह की माँ विद्यावती को भगत सिंह से मिलवा दिया। भगत सिंह मिलने के लिए आते हैं, चेहरे पर एक अजब सी मुस्कान होती है, लेकिन भगत सिंह की माँ तो माँ होती है, माँ के आंखों में आंसू भरे होते हैं और एकदम भगत सिंह के मुंह की तरफ देख के कहती है कि बेटा, यदि तू चाहता तो इस केस में पैर भी कर सकते थे हम और तू बच सकता था। भगत सिंह बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि माँ, क्रांतिकारियों के जीवन का यही सार होता है कि उन्हें एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है। और ये भी कहते हैं भगत सिंह के, माँ चलो तुम्हारी गोद गई तो क्या हुआ, मुझे हिंदुस्तान भारत माँ की गोद मिलेगी, इतनी विस्तृत गोद मिलेगी जिसमें मुझे जाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के बाद जैसे ही जब वार्डन कहते हैं कि समय कम है, आप जाइए, तो एकदम माँ पीछे मुड़ के देखती है भगत सिंह को और एकदम दीवार से टिकी रह जाती है। कहती है कि लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं ही हो गई लाल। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह न केवल इस देश के, पूरे विश्व के समूचे ऐसे हीरो थे जिसको पूरा देश मानता था। उनकी माँ ये मन में सोच रही हैं कि मैंने एक ऐसे शेर को जन्म दिया है जिसने मुझे गौरवान्वित किया है। टिकी रह जाती है एकदम दीवार से। फिर से वार्डन चरत सिंह कहते हैं कि माता जी चलो, समय हो गया है। आज भगत सिंह की माँ विद्यावती की वही स्थिति है जो महाभारत के टाइम माता कुंती की स्थिति होती है। जब कर्ण हट करता है और उनसे कहता है कि माता, मैं पांडवों के साथ नहीं जाऊंगा, तो जिस तरह खाली हाथ माता कुंती लौटी थी, आज उसी तरीके से खाली हाथ भगत सिंह की माँ को लौटना पड़ रहा है। उस समय माता कुंती से कर्ण ने कहा था, 6 और 4 को भूलो माता, यह निश्चय मान मोद में भूलो, जीते जीवी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन माता होगी अंतिम विजय तुम्हारी। ठीक उसी प्रकार आज भगत सिंह की माँ अपने मन को मसोसते हुए घर के लिए वापस चली जाती हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद उसी क्रम में भगत सिंह को, जैसा कि विदित था, फांसी की सज़ा हो ही गई है। जब लास्ट टाइम आता है 24 मार्च को, अगली सुबह फांसी थी। 24 मार्च को 7 बजे सुबह उनको फांसी दे दी जानी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भगत सिंह शाम के समय आराम से अपनी काल कोठरी में टहल रहे हैं, तभी उनके पास वो एक माँ आती है जिसे वो बेबे कहते थे, जो मलमूत्र उनका साफ करती थी। उन्हें भी वो माँ कह के ही पुकारते थे। तो जैसा ही पता चला उनको कि आज मुझे फांसी होने वाली है, कल मुझे फांसी होने वाली है, तो वो माँ से कहते हैं, बेबे कि मेरे लिए एक काम करेगी। बेबे कहती है, बता बेटा। कि मेरे लिए कल अपने हाथ से बने हुए 2 पराठे ले आना, मैं उन्हें बड़े हर्ष के साथ खाऊंगा। वो एकदम अचंभित रह जाती है, कहती है कि तू इतना बड़ी जाति का, बड़े कुल का सरदार है, मैं दीन दुखी, एक लाचार, एक बहुत ही दलित समाज से आती हूँ, मुझे तू माँ कह रहा है और तू मेरे हाथ का खाना खा लेगा। भगत सिंह ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं खा क्यों नहीं सकता, जरूर खाऊंगा माँ, बस मेरा इतना निवेदन है आपसे कि मेरे लिए लेके आना रोटी। यह सुनते ही बेबे वहाँ से उस काल कोठरी से चली जाती है, लेकिन इतनी ही देर में वार्डन चरत सिंह और उनके वकील, जो भगत सिंह के वकील थे प्राणनाथ मेहता, वो काल कोठरी की तरफ आते हैं और भगत सिंह इस बात को समझ गए कि कुछ अनहोनी होने वाली है। बड़ी ही मसूसी आवाज़ से प्राणनाथ मेहता कहते हैं कि भगत सिंह, आपको आज शाम को ही फांसी होनी है। भगत सिंह के चेहरे पे एक अजब सी खुशी थी, लेकिन वार्डन चरत सिंह मुरझाए हुए चेहरे से सामने खड़े होते हैं। लेकिन हंस के पलट के भगत सिंह फिर कहते हैं प्राणनाथ मेहता से, अपने वकील से, कि मैंने आपसे रिवॉल्यूशनरी लेनिन करके एक किताब मंगाई थी कि आप मेरे लिए लेकर आए, मुझे वो पढ़नी है। तो इतनी सुनकर एकदम आंसू भरकर प्राणनाथ मेहता कहते हैं कि ज़रूर लाया हूँ, आप पढ़िए।
और हाथ में लेकर वो पेज पलटने लगते हैं। इतने में प्राणनाथ मेहता जो उनके वकील थे फिर कहते हैं कि अभी तुम्हें कुछ ही घंटों बाद फांसी होने वाली है, आप इस देश को कुछ संदेश देना चाहते हैं कि मेरे 2 संदेश लेते जाइए। एक तो आप पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद कहिए जिन्होंने मेरे लिए इतनी पैरवी की, और दूसरा मेरा एक संदेश पूरे देश में फैला दीजिए कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इन नारों के साथ प्राणनाथ मेहता उनको आत्मसात किए हुए चले जाते हैं। बार्डन चरत सिंह खड़े रह जाते हैं, लेकिन जेल में कुछ अजीब सी खलबली है। जेल में कुछ लोग समझ रहे हैं कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। एक मायूस सा माहौल है, शांत माहौल है जेल का, क्योंकि उसमें लाहौर एक बड़ी सेंट्रल जेल थी और उसमें हिंदुस्तान के सारे क्रांतिकारी नेता, लगभग सभी क्रांतिकारी नेता उसी में बंद थे ज़्यादातर। तो अजीब सी सुगबुगाहट थी कि भगत सिंह को शायद फांसी होने वाली है। चूँकि अगली सुबह फांसी होनी थी 24 मार्च को, लेकिन आज 23 मार्च को ही 7 बजे 12 घंटे पहले फांसी दे दी जाती। उसका मेन कारण, मुख्य रीजन ये था कि लाहौर सेंट्रल जेल को, पूरी जेल को जनता ने एकदम से घेर लिया था। एक कल सुबह फांसी होनी है और आज रात से ही, पूरी रात से जनता बाहर बैठी है। पुलिस को, ब्रिटिश शासन को ये शक था कि जनता कहीं उतावली ना हो जाए। लाहौर सेंट्रल जेल में कुछ भी कर सकती थी, जनता इतनी ज़्यादा थी। तो उन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए फांसी एक दिन पहले, मतलब 12 घंटा पहले, शाम को 7 बजे देने का निर्णय किया। भगत सिंह को वो ले जाते हैं, बार्डन चरत सिंह, और जाते जाते रास्ते में उन्हें जितने भी क्रांतिकारी नेता मिलते हैं, आगे से राजगुरु को भी साथ ले लेते हैं, सुखदेव को भी साथ ले लेते हैं, जिनको तीनों को फांसी होनी थी। जितने भी क्रांतिकारी नेता थे जो जेल में बंद थे, युवा नेता, सबके आंखों में आंसू होते हैं। तभी एक आवाज़ आती है जेल के अंदर से ही, बैरक के अंदर से ही। वो आवाज़ थी सच्चर की। जी हाँ दोस्तों, सच्चर, एक भीमसेन सच्चर करके पंजाब कांग्रेस कमेटी के एक नेता थे। वो कहते हैं, भगत सिंह तुम इस केस की पैरवी कर सकते थे, आपने क्यों नहीं की? तो भगत सिंह बड़े ही हंस के उन्हें जवाब देते हैं कि क्रांतिकारियों का जीवन इतना ही होता है और वो शायद जिंदा रहने से ज़्यादा मरकर ज़्यादा अमर होते हैं। तो मैंने उसी भाव के साथ अपनी पैरवी नहीं की, और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, हंसते हुए आगे जाते हैं। लेकिन पूरी जेल में, समूची जेल में लोगों के आंख में आंसू होते हैं। दोस्तों आगे जाते हैं, नहलाया जाता है उन्हें। फिर आपको जैसा कि पता होगा, फांसी से पहले वेट किया जाता है। जब भगत सिंह का वेट किया जाता है तो उनका वेट, आप विश्वास नहीं करोगे, कुल वेट से 5 किलो ज़्यादा बढ़ गया था। यानी उनके हृदय में कितना खुशी का संचार था, मातृभूमि पर समर्पित होने के लिए उनका वेट बढ़ गया था। लेकिन दोस्तों फिर होना वही था जो होने को मंजूर था। फांसी पर तीनों को लटका दिया जाता है, और फांसी पर लटकाने के बाद साथियों, एक बहुत ही निर्मम व्यवहार उन तीनों वीर सपूतों के साथ किया जाता है। उनके शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं साथियों। शरीर के टुकड़े कर अमानवीय तरीके से उनको ट्रक में फेंक दिया जाता है, और ट्रक में फेंक कर जो जेल का मुख्य द्वार था वहाँ से ना ले जाकर उनकी पीछे की दीवार फोड़कर उन तीनों को ले जाया जाता है रात को ही, और उनके टुकड़े कर उन्हें खोद के गाड़ने का प्लान था। लेकिन दोस्तों जैसे ही भगत सिंह को फांसी हुई, लोग तो देख ही रहे थे, जो वहाँ पे बैरक में बंद थे क्रांतिकारी, उनके अन्य साथी, वो इनकलाब जिंदाबाद के जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। इससे बाहर जो खड़ी भीड़ है उनको सोहराहट हो जाती है, कहीं कुछ गलत हुआ है अंदर जेल में, और सारी भीड़ एकदम आक्रामक होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाती है। और जैसे ही ट्रक आगे आगे दौड़ता है, पीछे पीछे जनता जाती है, और उस ट्रक को रावी नदी के किनारे ले जाया जाता है। मार्च का महीना था दोस्तों, रावी नदी में गर्मियों की वजह से इतना पानी नहीं था। फिर उस ट्रक को सतलुज नदी के किनारे ले जाया जाता है, और उस नदी में वो टुकड़े फेंकने की कोशिश होती है, लेकिन जनता इतनी हावी थी, अंग्रेज उस शरीर को, उस शव को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। फिर बड़ी ही इज्जत से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों का अंतिम संस्कार जनता के द्वारा किया जाता है। इस तरह दोस्तों हम कह सकते हैं, आखिर वो भी चला गया इस दुनिया से जिसने खपा दिया था जीवन सोतों को छेड़ जगाने में।